Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. And now let's start with our discussion. And इस वीकली लीगल करंट अफेयर्स के राउंड अप में हम तीन टॉपिक्स को आज डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कसिंग इज अबाउट द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन बेल प्लीज इन 2020 दिल्ली राइट्स केस. दिल्ली के 2020 के राइट्स केस में भी कुछ बेल प्लीज फाइल हुई थी. उन बेल प्लीज को लेकर कोर्ट का क्या जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का, हम उसको समझेंगे. द सेकेंड टॉपिक विल बी रिलेटेड टू द रीसेंट रूल्स. ठीक है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स को नोटिफाई करा अंडर द न्यूली इनैक्टेड इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 2025. इस बारे में हम समझेंगे. एंड द थर्ड टॉपिक विल बी रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एक्ट इन रिलेशन टू आर्टिकल 21A एंड द कॉन्फ्लिक्ट विथ आर्टिकल 21A एंड आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑब्जर्वेशन दिया दैट इट इज रिक्वायर्ड और इट इज सपोज्ड टू रिकंसिडर द प्रामती जजमेंट ऑफ 2014. तो ये एग्जैक्टली जजमेंट क्या था, क्या कॉन्फ्लिक्ट है यहां पर, ये हम थर्ड इशू आज समझेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. एंड द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी हैव इज द बेल प्लीज और रिजेक्शन ऑफ बेल प्लीज अंडर द 2020 दिल्ली राइट्स केस. अब ये क्यों न्यूज में आया, देखो 2020 में इन द ईयर 2020 वी हैड दिल्ली राइट्स और इन राइट्स को ऑलमोस्ट, ठीक है, इन राइट्स को ऑलमोस्ट अब 5 साल हो चुके हैं. बट सम ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, कुछ अक्यूज्ड जैसे accused like उमर खालिद, शर्जील इमाम एंड अदर्स, वो तब से लेकर अभी तक कंटिन्यूअस डिटेंशन के अंडर ही चल रहे हैं. मतलब उनको अभी तक एक भी बार रिलीज नहीं किया गया है, भले ही 5 साल यहां पर हो चुके हैं इस इशू को. ठीक, और रिसेंटली इन्होंने बेल एप्लीकेशन दिल्ली हाई कोर्ट को भी फाइल करी और दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली इनकी बेल प्लीज को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, इनकी बेल प्लीज को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ मल्टीपल अदर रीजंस. अब यहां पे कुछ बेसिक हमारे सेक्शंस इन्वॉल्व हैं और यहां जो लॉ, जिस लॉ को एक्चुअली इन्वोक किया गया, जिस लॉ के अंडर ये लोग क्या कहना चाहिए, अक्यूज्ड हैं या चार्ज्ड हैं, दैट लॉ इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके अंडर टेररिस्ट एक्टिविटीज को भी पनिश किया जाता है. तो आज हम समझेंगे कि कौन से सेक्शंस हैं जिनके अंडर इनको चार्ज किया गया है एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल प्ली को रिजेक्ट करते वक्त एग्जैक्टली कहा क्या था. तो द इशू इज अबाउट द बेल प्ली ऑफ उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा एंड 7 अदर्स. और जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए हैं वो प्राइमरली अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इंडियन पीनल कोड एंड रिलेटेड ऑफेंसेस एज वेल. जहां पर सितंबर 2025 को डिवीजन बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी बेल प्लीज को रिजेक्ट किया. देयर बेल एप्लीकेशन वाज प्राइमरली रिजेक्टेड बाय द कोर्ट. अब देखो ऑफेंसेस कौन कौन से इंक्लूडेड हैं जिनके अंडर इनको चार्ज किया गया है. तो इशू क्या था, इशू यहां से स्टार्ट हुआ कि फरवरी 2020 में दिल्ली में राइट्स होते हैं जिसमें 54 लोगों की डेथ हो जाती है एंड अराउंड 1500 प्लस प्रॉपर्टीज वर डैमेज्ड. और यहां पर एक्चुअली अक्यूज किया गया द स्टूडेंट लीडर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे. देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उमर खालिद, शर्जील इमाम एंड दीज अदर पीपल हु वर डिटेन्ड फॉर वेरियस चार्जेस, दे वर बेसिकली स्टूडेंट लीडर्स एंड एक्टिविस्ट which were charged as key conspirators in these riots. And 2020 में इनको कस्टडी में लिया जाता है, अरेस्ट में लिया जाता है and they are in custody for a period of over 5 years and trial is yet to begin in this particular matter. ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है, ट्रायल अभी भी यहां पर पेंडिंग ही चल रहा है, ट्रायल स्टार्ट होना बाकी है. और जो मेन ऑफेंसेस जिनके अंडर इनको चार्ज किया गया, एक एक करके हम उनको समझना शुरू करते हैं. तो सेक्शन 15 के अंडर इनको चार्ज किया गया विच एक्चुअली डिफाइंस टेररिस्ट एक्ट, कि टेररिस्ट एक्ट एक्चुअली होता क्या है. ठीक है, टेररिज्म की डेफिनेशन आपको डायरेक्टली किसी और क्रिमिनल लॉ में नहीं दिखेगी, बट जब आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967
यूएपीए 1967 को जब आप ध्यान से देखोगे तो उसका सेक्शन 15 एक्चुअली डिफाइन करता है कि टेररिस्ट एक्ट होता क्या है, इसके अंडर इनको चार्ज किया गया। सेकेंडली सेक्शन 16 भी इनके ऊपर इन्वोक किया गया विच डील्स विद पनिशमेंट फॉर टेररिस्ट एक्ट, कि टेररिस्ट एक्ट को लेकर किसी को क्या पनिशमेंट दिया जाएगा, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 16, जहां पर डेथ पेनल्टी और लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जा सकता है ग्रेव केसेस में। सेक्शन 13 ऑल्सो यहां पर डिस्कस किया गया विच वॉज अबाउट द एक्टिविटी ऑफ अनलॉफुल, या विच इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी, कि अनलॉफुल एक्टिविटी क्या क्या होती है। देन सेक्शन 43 डी सब क्लॉज 5, ठीक है, सेक्शन 43 डी 5 जो आपका सेक्शन है दैट इज अबाउट द बेल एप्लीकेशन ऑफ बेल प्रोविजन, ठीक। और यहां पर भी इसको डिस्कस किया गया था इस केस में रिजेक्ट करते वक्त, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन बेल कैन बी डिनाइड इफ एक्यूजेशन अपीयर प्राइमा फेसी टू बी ट्रू, कि अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखकर कोर्ट को लगता है कि जो एक्यूजेशन इन इंडिविजुअल्स के ऊपर लगाए गए हैं वो सही है, तो उस सिचुएशन में उनकी बेल को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब एक एक करके हम इन ऑफेंसेस को ना थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि टेररिस्ट एक्ट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 1967, इसका सेक्शन 15 एक्चुअली टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है विच सेज दैट whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security, economic security or sovereignty of India, or with the intent to strike terror or likely to strike terror in the people or any section of the people in India or in any foreign country, ठीक है। कि भाई ये चीज ध्यान रखना कि टेररिस्ट एक्ट को हम यूएपीए में क्या सिर्फ तब पनिश कर सकते हैं जब इंडिया में वो एक्ट कमिट किया गया हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्शन 15 क्लियरली कहता है दैट विद द इंटेंट टू स्ट्राइक टेरर और लाइकली टू स्ट्राइक टेरर इन द पीपल और एनी सेक्शन ऑफ द पीपल इन इंडिया और इन एनी फॉरेन कंट्री। तो अगर इंडियन पीपल के ऊपर आप इस तरीके के एक्ट किसी फॉरेन कंट्री में भी कमिट करते हो तब भी लॉ को टेररिस्ट एक्ट की तरह पनिश कर सकता है। अब एक्ट क्या क्या है, दैट इज विद द इंटेंट कि आप टेरर स्ट्राइक करना चाह रहे हो या थ्रेटन करना चाह रहे हो बाय यूजिंग बॉम्ब, डायनामाइट और अदर एक्सप्लोसिव और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, फायरआर्म्स और अदर लीथल वेपन्स, पॉइजनस और नॉक्शियस गैसेस और अदर केमिकल्स और बाय एनी अदर सब्सटेंसेस whether biological, radioactive, nuclear or otherwise of hazardous nature or by any other means of whatever nature to cause or likely to cause, कि आप टेरर इन्फ्लिक्ट करना चाहते हो लोगों के मन में इन सारी चीजों को यूटिलाइज करके जिसके थ्रू आप कॉज करते हो क्या, डेथ ऑफ और इंजरीज टू एनी पर्सन और पर्संस, लॉस ऑफ or damage to destruction of property, disruption of any supplies, services essential to the life of the community in India or in any foreign country. You are likely to cause damage to the monetary stability of India by way of production or smuggling of or circulation of high quality counterfeit Indian paper currency, coin or of any other metal or of any other material, damage or destruction of any property in India or in foreign country used by or intended to be used for the defense of India or in connection with any other purposes of the government of India, any state government or any of their agencies, तो वो पर्टिकुलर एक्ट पनिश किया जा सकता है एज अ टेररिस्ट एक्ट। बट आपके मन में ये सवाल बिल्कुल आ सकता है कि सर यहां पर जो एक्यूजेशन लगाए गए उमर खालिद के ऊपर, शर्जील इमाम के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर, इन्होंने इस तरीके की किसी सब्सटेंस को तो यूज किया नहीं था, कोई बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं किया गया था, कोई रेडियो एक्टिव वेपन यूज नहीं किया गया था, फिर वो टेररिस्ट एक्टिविटी के अंडर कैसे आ सकता है। तो प्रोसिक्यूशन का कहना यह है, प्रोसिक्यूशन का केस यहां पर यह है कि अगर आप सेक्शन को ध्यान से पढ़ो तो whoever does any act with the intent to threaten or likely to threaten, so on and so forth, by any other means of whatever nature, ठीक है। तो यहां पर वो जो उन लोगों ने लोगों को कलेक्ट करना शुरू करा, ठीक है, उन्होंने लोगों को प्रोटेस्ट की आड़ में वायलेंस कमिट करने के लिए जिस तरीके से कलेक्ट किया गया था, भीड़ को गैदर किया था, उसको वो एनी अदर मींस के अंडर कैटेगरी में लेकर आना चाहते हैं और जिसकी वजह से फिर राइट्स हुए जिसमें लोगों की डेथ्स हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इस तरीके से टेररिस्ट के चार्ज को इस पर्टिकुलर केस में ऐड किया गया। और पनिशमेंट क्या दिया जा सकता है टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए,
So punishment is given under section 16 of the act, which says that whoever commits a terrorist act shall, if such act has resulted in death of any person, ठीक है, अब दो कैटेगरी बना दी कि अगर टेररिस्ट एक्ट की वजह से किसी की डेथ हुई है तो उसके लिए पनिशमेंट अलग है, और बाकी केसेस में, बाकी डैमेजेस के केस में आपका पनिशमेंट अलग है. So whoever commits a terrorist act shall, if such act has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine. कि अगर आपके टेररिस्ट एक्ट की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो गई तो वहां पर फिर आपको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है, एंड बाकी सारे केसेस में इन एनी अदर केस बी पनिशेबल विथ इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years बट विच मे एक्सटेंड टू इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन. तो टेररिस्ट एक्ट कमिट करने के टाइम पर आपको ये सारे पनिशमेंट कोर्ट अवॉर्ड कर सकता है. अब देखो, जब बेल की बात करते हैं ना, जब हम बेल की बात करते हैं कि भाई यूएपीए के अंडर अगर किसी को बेल फाइल करनी है तो वहां पे कौन सा सेक्शन आपका एप्लीकेशन में आता है, तो यूएपीए का जो सेक्शन 43D क्लॉज 5 है वो आपके बेल के प्रोविजन से रिलेटेड है, विच सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड, no person accused of an offense punishable under chapter 4 or 6 of this act shall, if in custody, be released on bail or on his own bond unless the public prosecutor has been given an opportunity of being heard on the application of such release. तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट बेल की एप्लीकेशन की यहां पर यह है कि जब भी किसी पर्सन को इस एक्ट के अंडर अक्यूज किया जाएगा फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर चैप्टर 4 एंड चैप्टर 6 ऑफ दिस एक्ट, तो उस सिचुएशन में आप उस पर्सन को बेल पे रिलीज कर ही नहीं सकते जब तक आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नहीं सुन लेते. एंड दूसरी कंडीशन क्या अटैच्ड है, प्रोवाइडेड दैट सच अक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन हिज और ऑन हिज ओन बॉन्ड if the court on the perusal of the case diary or the report made under section 173 of the code is of the opinion that there are reasonable grounds for believing that the accusation against such person is prima facie true. Perusal of the case diary मतलब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो केस डायरी है उसको देखने के बाद अगर कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, जहां पर कोर्ट को रीजनेबल ग्राउंड्स हैं, जहां पर कोर्ट को ये लगता है दैट प्राइमा फेसी द एक्यूजेशन आर परहैप्स ट्रू, तो फिर उस पर्सन को आप बेल पे रिलीज नहीं करोगे. एंड यही चीज यहां पर हुई कि क्यों बेल पी को रिलीज किया गया, क्योंकि कोर्ट का कहना यह है इनिशियल जितने एविडेंसेस अभी कोर्ट को दिखाए गए हैं उसके बेसिस पे प्राइमा फेसी लगता है कि एक्यूजेशन ट्रू है एंड देयरफॉर बेल कैन नॉट बी गिवन टू दीज इंडिविजुअल. तो प्रोसिक्यूशन का जो केस है इन दिस एंटायर सिनेरियो इज दैट द राइट्स वर एक्चुअली प्री मेडिटेटेड एंड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, जहां पर उनका एलिज्ड प्लान था चक्का जाम करना विच वुड एस्केलेट इनटू वायलेंस. एंड इसी चक्का जाम को उन्होंने एक्चुअली एनी अदर मींस की कैटेगरी में इंक्लूड किया अंडर द डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट. ठीक है, कि इनका प्लान था चक्का जाम करवाएंगे, चक्का जाम के बाद वहां पर वायलेंस कमिट हो जाएगा. इसी को उन्होंने वो एनी अदर मींस की कैटेगरी में काउंट किया जिसकी वजह से टेररिज्म के चार्जेस या टेररिस्ट एक्ट के चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए. एंड यहां पर प्रोसिक्यूशन का कहना यह है दैट द कॉन्स्पिरेसी वाज बीइंग डन वाया व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड सीक्रेट मीटिंग्स. ठीक है, सीक्रेट मीटिंग्स की गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स किए गए, और यहां पे प्रोसिक्यूशन को कुछ लोगों के एविडेंस मिले जिनको वो विटनेस की तरह यूज कर रहे हैं, बट विटनेस की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर उनको हाइपोथेटिकल नाम दिए गए हैं जैसे रेडियम और सोडियम. ठीक है, उनको दूसरे नामों से बुलाया जा रहा है ताकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए. और प्रोसिक्यूशन का कहना यह है कि ये जो विटनेसेस हैं जो उन मीटिंग्स में परहैप्स प्रेजेंट भी थे, उन्हीं के एविडेंसेस के बेसिस पे यह समझ में आता है दैट द अक्यूज्ड एक्चुअली ओपनली डिस्कस्ड सेटिंग दिल्ली ऑन फायर एज वेल. ठीक है, कि ये जो अक्यूज्ड हैं जैसे उमर खालिद हैं, शर्जील इमाम है, इन सब लोगों का विटनेसेस का कहना यह है जिनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, उनको रेडियम और सोडियम नाम से बुलाया जा रहा है. उनका कहना यह है कि अक्यूज्ड ओपनली उस मीटिंग में डिस्कस कर रहे थे लोगों के साथ कि भाई दिल्ली को वी हैव टू सेट दिल्ली ऑन फायर. ये प्रोसिक्यूशन का प्राइमरी केस है. अब जो एविडेंस यहां पर यूटिलाइज किए जा रहे हैं इन लोगों के अगेंस्ट, दैट इज द व्हाट्सएप चैट्स बिटवीन अक्यूज्ड. ठीक है, एंड बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड विटनेसेस, तो उनको उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा है, उनको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा रहा है. और विटनेसेस का कहना यह है जैसे शर्जील इमाम ने यह कहा
एक सीक्रेट मीटिंग में दैट गवर्नमेंट इज एक्चुअली एंटी मुस्लिम एंड सीए टारगेट्स मुस्लिम। ऑन द अदर हैंड गुलफिशा फातिमा, उन्होंने एक्चुअली क्रिएट किए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स टू मोबिलाइज विमेन, एंड द कोर्ट एक्चुअली सेड दैट कि भाई अब जब प्रोसिक्यूशन ने इन एविडेंसेस को प्रेजेंट करा तो डिफेंस का कहना यह था कि एविडेंस क्रेडिबल ही नहीं है, एविडेंस को आप मान ही नहीं सकते, एविडेंस क्रेडिबल नहीं है। बट हाईकोर्ट का कहना इस सिचुएशन में यह था कि बेल के स्टेज पर हम एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, हमें उन एविडेंसेस को सच मानना होगा कि अभी ट्रायल नहीं चल रहा है। आप देखो, जब भी आप कोई एविडेंस कोर्ट में प्रेजेंट करते हो ना, सो द क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस इज टेस्टेड एट द ट्रायल स्टेज। बट कोर्ट ने कहा बेल के स्टेज पर आप एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को जज नहीं करोगे, इसलिए जो भी एविडेंस लाए जा रहे हैं उनको हम सच मानेंगे। अब डिफेंस का यहां पर क्या आर्ग्यूमेंट था, डिफेंस का कहना क्या था? डिफेंस एक्चुअली स्टेटेड दैट विटनेसेस स्टेटमेंट्स आर अनरिलायबल। उनका कहना यह जितने भी विटनेस के स्टेटमेंट्स हैं दे आर अनरिलायबल, वेग एंड बिलेटेड। बिलेटेड क्यों कह रहे हैं वो? कि उनका कहना यह कि हमारे अरेस्ट में आने के बाद आपने कुछ विटनेसेस के स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया कि पहले आपने अरेस्ट कर लिया, उसके बाद आपने विटनेस से उसके स्टेटमेंट लिए, तो ऐसे केस में आप विटनेस को क्रेडिबल नहीं मान सकते हो। सेकेंड, दे सेड दैट कि एट वर्स्ट ऑफेंस अंडर, अब यहां पर एक्चुअली क्या था कि यहां पर इन अक्यूज ने यह भी कहा कि कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर बेल लोगों को ग्रांट कर दी थी क्योंकि ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। ट्रायल वॉज स्टिल पेंडिंग, एंड क्योंकि ट्रायल अभी भी पेंडिंग था तो उस सिचुएशन में कोर्ट ने उन लोगों को बेल ग्रांट कर दी थी कि अगर ट्रायल बहुत टाइम तक चलता रहेगा तो आप कब तक उस पर्सन को डिटेन करके रखोगे। बट कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करा। उनके कोर्ट का कहना यह था कि भाई वो जो सुप्रीम कोर्ट का मैटर है वहां पर जिन लोगों को लायबल किया जा रहा था, जिसके ऊपर वो लोग चार्ज थे, दैट इंक्लूडेड सेक्शन 13 विच वाज अनलॉफुल एक्टिविटी, एंड आपका जो केस है दैट इंक्लूड्स टेररिज्म। तो दोनों चीजों को आप वहां पर कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो उनका कहना यह था कि इस सिचुएशन में हम आपको उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो बेल ऑन पैरिटी ग्राउंड्स, दैट इज कुछ लोगों को बेल जो अर्लियर मिल गई थी, जैसा मैंने आपको वहां पर अभी बताया कि भाई कालिता नरवाल एंड तन्हा गॉट बेल अर्लियर, बट कोर्ट ने कहा कि भाई उन लोगों के ऊपर चार्जेस अनलॉफुल एक्टिविटीज के लगे थे, टेररिज्म के नहीं लगे थे, एंड इस वजह से आपको बेल नहीं दी जा सकती है। तो कोर्ट ने जो फाइनल रीजनिंग दी बेल को रिजेक्ट करते वक्त, कोर्ट ने कहा कि भाई एविडेंस की क्रेडिबिलिटी को हम अभी जज नहीं कर सकते, अभी जो भी एविडेंस हमारे पास आ रहे हैं उन एविडेंसेस को हम सच मानेंगे, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट समथिंग विच विल बी डन, या बेल की प्ली या बेल की स्टेज को आप मिनी ट्रायल नहीं बना सकते हो। दिस इज नॉट अ स्टेज फॉर मिनी ट्रायल, देयरफॉर क्रेडिबिलिटी ऑफ द एविडेंस कैन नॉट बी टेस्टेड। एंड कोर्ट का कहना यह था कि प्राइमा फेसी केस स्टैब्लिश हो रहा है अंडर यूएपीए सेक्शन 15 एंड 16 which was about terrorist act, and therefore bail cannot be granted as per section 43D clause 5 of UAPA। क्योंकि सेक्शन 43D clause 5 UAPA का यह कहता है कि अगर प्राइमा फेसी केस स्टैब्लिश हो रहा है तब फिर आपको उस पर्सन को बेल देने की जरूरत नहीं है। एंड पैरिटी आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के प्रीवियस ऑर्डर को प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था, एंड डिले इन ट्रायल एक्नॉलेज तो किया कोर्ट ने। ठीक है, कोर्ट ने कहा कि भाई ट्रायल डिले हो रहा है, वो चीज हम एक्नॉलेज करते हैं, बट अ हरी ट्रायल वुड आल्सो बी प्रेजुडिशियल, देयरफॉर बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड टू द अक्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इतने पूरे जजमेंट के बाद जो हमें ये समझ में आता है ना वो ये है कि यूएपीए के अंडर जो बेल का बार है, द थ्रेशोल्ड अंडर यूएपीए इज वेरी हायर। ठीक है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है वो, इसलिए थ्रेशोल्ड बड़ा हायर है और हर छोटी चीज को आप बेल के लिए वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हो। प्रोटेक्टेड विटनेस स्टेटमेंट्स आर सेंट्रल टू द प्रोसिक्यूशन केस। जो रेडियम और सोडियम है, ठीक है, उनका जो स्टेटमेंट है जिन्हें प्रोटेक्टेड विटनेस की तरह रखा गया है, उनका स्टेटमेंट एक्चुअली सेंट्रल है प्रोसिक्यूशन की केस या प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के लिए। एंड दिस केस इज ऑल्सो अबाउट द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड नेशनल सिक्योरिटी इशू। एंड लेट्स सी कि केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है या नहीं जाता है, कि वहां पर बेल सुप्रीम कोर्ट को क्या लगता है कि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बट एज ऑफ नाउ दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सारे अक्यूज को बेल देने से मना कर दिया है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक हमारा आज का। द सेकंड टॉपिक विच वी हैव इज
is the topic of the Immigration and Foreigners Act of 2025, which is about consolidating India's laws on entry, stay and exit of foreigners. Now why in the news? देखो, कंट्री में इमिग्रेशन को लेकर बहुत टाइम पीरियड से दुनिया भर की बातें चल रही हैं. ये सब आप लोगों ने भी खुद सुना होगा, है ना? और इमिग्रेशन को लेकर देयर वर मल्टीपल लॉज इन दिस कंट्री. इमिग्रेशन को लेकर देयर वर मल्टीपल लॉज इन दिस कंट्री. बहुत सारे लॉज थे हमारी कंट्री में इमिग्रेशन के इशू को हैंडल करने के लिए, बट एट टाइम्स वो लॉज या तो वेग थे या उन लॉज के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो अब क्या किया गया, रिसेंटली ही पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन बिल को पास किया, जो लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हो गया, एंड फाइनली फिर उसको प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया और 1 सितंबर से उसको अब एनफोर्स कर दिया गया है. और इसी से रिलेटेड अब कुछ रूल्स को नोटिफाई करा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने टू ब्रिंग क्लैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ इमिग्रेशन लॉज इन दिस कंट्री. तो अब हम समझते हैं कि क्या वो लॉ था, क्यों वो लॉ बनाया गया, और ये जो नया लॉ आया है जिसके अंडर अभी रूल्स को नोटिफाई किया गया है, ये रूल्स एक्चुअली क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इशू ऑफ इमिग्रेशन इन दिस कंट्री. तो देखो, सबसे पहला रीजन क्या था कि क्यों लॉ को हमें बनाना पड़ा. तो जो पुराने फ्रेमवर्क थे हमारे, दे वर बेस्ड ऑन प्री इंडिपेंडेंस स्टैट्यूट. ठीक है, अभी तक हमारी कंट्री में जो इमिग्रेशन के लॉज थे जिनके थ्रू इमिग्रेशन के इशू को रेगुलेट किया जाता था, वो एक्चुअली प्री इंडिपेंडेंस इशू या प्री इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड के ही लॉज से गवर्न हो रहा था. एंड देयरफॉर देयर वर मल्टीपल एक्ट्स व्हिच वर कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, फ्रैगमेंटेड एंड आल्सो ओवरलैपिंग इन नेचर. एंड इस वजह से, इन लॉज का कंफ्यूजिंग होने की वजह से या फ्रैगमेंटेड होने की वजह से या ओवरलैपिंग होने की वजह से, देयर वाज ऑलवेज एन एम्बिग्विटी इन द एनफोर्समेंट ऑफ द लॉ. तो वो सेंटर स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट चलता रहता था कि इमिग्रेशन को किस तरीके से आप रेगुलेट करोगे. ठीक, देन मैनुअल रिपोर्टिंग होने की वजह से इन लॉज के अंडर जो अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होता था विद रिस्पेक्ट टू द इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स इन दिस कंट्री, वो मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी. और मैनुअल रिपोर्टिंग होने की वजह से बहुत सारे डेटा में गैप्स भी होते थे. एंड दैट वाज द प्राइमरी रीजन कि हमने क्यों नए लॉ को बनाया है यहां पर 2025 में. अब जो पुराने लॉज को जिनको रिप्लेस किया गया, दैट इंक्लूड्स पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड इमिग्रेशन करियर्स लायबिलिटी एक्ट ऑफ 2000. इन चारों लॉज को कंसोलिडेट करके अब हमने एक लॉ बना दिया है, दैट इज द इमिग्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 2025. अब इस एक्ट में क्या क्या नए प्रोविजंस बनाए गए, तो सबसे पहला प्रोविजन तो यही ऐड कर दिया गया है कि किसी भी पर्सन को इस कंट्री में एंट्री लेने के लिए दे शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट एंड वीजा. दैट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. ठीक है, कि अगर आप कंट्री में एंट्री लेना चाहते हो तो यू शुड हैव अ वैलिड पासपोर्ट एंड वीजा अनलेस यू फॉल इन अंडर द एग्जेम्प्टेड कैटेगरी. कुछ कुछ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी भी बनाई गई है, अभी अपन आगे उनको देखेंगे. बट अगर आपको एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है, देन यू कैन एंटर इनटू दिस कंट्री ओनली ऑन अ वैलिड पासपोर्ट एंड अ वैलिड वीजा. देन द सेकंड चेंज या सेकंड जो चीज इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज अबाउट एंट्री एंड एग्जिट ओनली वाया नोटिफाइड पोस्ट. वो चाहे फिर एयरपोर्ट हो, चाहे सी पोर्ट्स हो, चाहे लैंड हो, चाहे रेल हो. ठीक, होता क्या है कि एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको बता दिया जाता है जब भी कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में एंटर करता है तो. And that foreigner can enter into in our country and exit from our country only from that notified post. ठीक है, तो अब एंट्री और एग्जिट के पॉइंट आपके नोटिफाइड होंगे, चाहे वो एयरपोर्ट की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे रोड की बात हो, या चाहे बात हो आपकी सी पोर्ट्स की. आप उन्हीं के थ्रू एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो. तीसरी चीज, किसी भी डिस्प्यूट को लेकर इमिग्रेशन ऑफिसर का जो डिसीजन होगा, दैट वुड बी फाइनल रिगार्डिंग द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फॉरेनर. भाई आपके पास पासपोर्ट और वीजा है, बट इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट हो, तो वो आपकी एंट्री को डिनाई कर सकता है. और इमिग्रेशन ऑफिसर के पास ये पावर होगी और इमिग्रेशन ऑफिसर का डिसीजन वहां पर फाइनल होगा. तो एग्जिट और एंट्री को लेकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कुछ कुछ पावर दे दी गई है. एंड चौथी चीज, रजिस्ट्रेशन को अब एक तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया है उस सिस्टम को, विच विल बी डन थ्रू FRRO. ठीक है, फॉरेनर्स के रिलेशंस को लेकर, रेसिडेंस को लेकर एक ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा, ऑफिसर्स को बनाया जाएगा, FRROs. देन लोकल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस और डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, दे विल एक्ट एज द नोटिफाइड अथॉरिटी अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है,
अब इसके बाद क्या चेंजेस किए अब हमारे नए एक्ट ने? तो न्यू एक्ट बेसिकली मेड इट मैंडेटरी विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन ड्यूटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस, या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए हैं। भाई देखो होता क्या है कि अब जैसे अभी कुंभ चल रहा था, है ना, हमारी कंट्री में कुंभ था अभी कुछ टाइम पहले प्रयागराज में, बहुत सारे फॉरेनर्स भी आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। ऑन अ नॉर्मल, इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ नेचर, कोर्स ऑफ टाइम ऑल्सो, वन थिंग हैज बीन रियलाइज कि भाई स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आते हैं, बट फिर कई बार पता नहीं चलता है कौन आया है कौन गया है, ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो अब इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी ना कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज कर दिए हैं, जैसे होटल्स, पेइंग गेस्ट्स, रिलीजियस प्लेसेस, दे आर सपोज टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द एंट्री एंड एग्जिट और अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ फॉरेनर्स विद इन 24 आवर्स। कि अगर कोई फॉरेनर किसी होटल में आकर रुका है, उसको रिपोर्ट करना होगा 24 आवर्स के अंदर उस पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट को, टू दी अथॉरिटी। अगर किसी फॉरेनर ने डिपार्चर लिया है आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, रिलीजियस प्लेसेस से, तो फिर उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अथॉरिटी को रिपोर्ट करने के लिए विद इन 24 आवर्स ऑफ द डिपार्चर ऑफ द पर्सन। ठीक है। सिमिलरली यूनिवर्सिटीज में ही बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं आजकल पढ़ने के लिए इंडिया में, है ना, फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं। Then in this situation, universities are supposed to notify the admissions of the foreigners to the relevant authority। कि भाई यूनिवर्सिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रेलिवेंट अथॉरिटीज को नोटिफाई करने की। देन हॉस्पिटल्स के ऊपर भी ड्यूटीज इंपोज की गई हैं दैट दे आर सपोज टू रिपोर्ट द बर्थ एंड डेथ्स ऑफ फॉरेनर्स विद इन 7 days। ठीक है, कि अगर किसी फॉरेनर की बर्थ हो रही है किसी हॉस्पिटल में, या किसी फॉरेनर की अगर डेथ हो रही है किसी हॉस्पिटल में, देन द हॉस्पिटल्स आर रिक्वायर्ड to report the same thing to the authority within 7 days। तो institutions के ऊपर भी अब कुछ obligations impose किए गए हैं। Now along with that authorities को ना कुछ special powers भी दी गई है, जैसे the local superintendent of police और deputy commissioner of police can restrict or shut down places visited by foreigners। ठीक है, कि cafes हैं, रेस्टोरेंट हैं, फूड आउटलेट्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो द एसपी एंड डीसीपी दे विल हैव द पावर टू रिस्ट्रिक्ट और शट डाउन प्लेसेस विजिटेड बाय फॉरेनर्स, एंड दे कैन गिव दिस ऑर्डर if the foreigners who are visiting over there are criminal or linked with unlawful association or undesirable in public order or national security context। तो इन ग्राउंड्स के बेसिस पर उस इंस्टीट्यूशन को, उस जगह को जहां पर फॉरेनर्स एक्चुअली आ रहे हैं, उस जगह को भी बंद करने की पावर दी गई है एसपी और डीसीपी को। ठीक, फिर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपने सुना होगा ना, कि नॉर्थ ईस्ट एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर भाई आपको जाने के लिए परमिशन लेनी होती है, इनर लाइन परमिट। तो अब इस तरीके का अगर कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया है हमारी कंट्री में, तो प्रोटेक्टेड एरियाज में डायरेक्टली फॉरेनर्स नहीं जा सकते। दे विल रिक्वायर अ स्पेशल परमिट विच हैज बीन मेड मैंडेटरी अंडर दिस लॉ, एंड एप्लीकेशन विल बी फाइल्ड वाया ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप, एंड जिसकी वजह से अब एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म एंड प्रोसीजर को अब बना दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू द एंट्री इनटू प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब एग्जेम्पशंस भी दिए गए हैं बहुत सारे यहां पर, ठीक, कि एंट्री एग्जिट को लेकर और दुनिया भर की चीजों को लेकर जो लॉ बनाए गए उसमें कुछ कैटेगरीज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जैसे इंडियन मिलिट्री विच आर ऑन ड्यूटी और उनकी फैमिलीज जो वैलिड पासपोर्ट्स पे ट्रैवल कर रही हैं, उनके ऊपर इन रूल्स को अप्लाई नहीं किया जाएगा। देन सिटीजन्स ऑफ नेपाल एंड भूटान हु आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री, ठीक है, थ्रू लैंड और एयर बॉर्डर्स, उनके ऊपर इन रूल्स को उस तरीके से अप्लाई नहीं किया जाएगा। तिब्बतन रेफ्यूजीज जो 2003 के पहले इंडिया में आ चुके हैं और रजिस्टर्ड हैं एज तिब्बतन रेफ्यूजी, उनके ऊपर इन रूल्स को अप्लाई नहीं किया जाएगा। देन माइनॉरिटी कम्युनिटी रेफ्यूजीज फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हु एंटर्ड टिल 31st of December 2014, ठीक है, यस, दिस इज 31st December 2014, मतलब वो जो सीईए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोविजन को बना दिया गया। देन रजिस्टर्ड श्रीलंकन तमिल रेफ्यूजीज जो इंडिया में 9th of January 2015 तक आ चुके थे, उनके ऊपर इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा। देन होल्डर्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट्स एंड वीजा ऑन अराइवल कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज होती हैं जहां पर इंडिया का रिलेशन, उनके साथ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन इस तरीके के होते हैं कि उनके ऑफिशियल्स को हमारी कंट्री में आने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
हमारे ऑफिशियल्स को उनकी कंट्री में जाने के लिए वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे केसेस में आपको इस एक्ट को उन लोगों के ऊपर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देन फॉरेन मिलिट्री पर्सनल ऑन वॉरशिप्स फॉर ह्यूमैनिटेरियन इवेंट्स, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन इवेंट के लिए अगर कोई फॉरेन कंट्री से कुछ लोग आए हैं वॉरशिप्स पर, उनके ऊपर भी इस एक्ट को अप्लाई नहीं किया जाएगा, दे विल बी कंसिडर्ड एज एन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी। तो बेसिक जो फीचर है हमारे 2025 के लॉ के, दैट इज नंबर 1, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग has been made mandatory for hotels, hospitals and universities. Then graduated fines. Graduated fines का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई ऑफेंस करोगे तो 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का ऑफेंस, ठीक है, इस तरीके से आपके ऊपर लगाया जा सकता है। देन कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, जिससे कोर्ट्स के बर्डन को रिड्यूस कर दिया जाएगा। अपील्स एंड प्रोटेक्शंस फॉर गुड फेथ कंप्लायंस, जिनसे बोनाफाइड मिस्टेक कमिट हुई है, बोनाफाइड मिस्टेक्स को नॉर्मल वे में ट्रीट किया जा सकता है, प्रोटेक्शंस अवेलेबल होंगे आपके पास। एंड नो लोकल डिस्क्रिशनरी एग्जेम्पशन, ओनली सेंट्रल ऑर्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। स्टेट गवर्नमेंट्स अब इन सब चीजों को लेकर कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती हैं, तो कोई डिस्क्रिशनरी एग्जेम्पशंस लोकल गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती है आपको। जो भी सेंटर के लॉज होंगे डायरेक्टली उन्हीं चीजों को अप्लाई किया जाएगा इन इश्यूज को मैनेज करते वक्त। तो ये हमारा सेकंड टॉपिक था विथ रिस्पेक्ट टू द इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 2025, ठीक है। अब जो थर्ड टॉपिक है हमारे पास, दैट इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A एंड माइनॉरिटी राइट्स अंडर आर्टिकल 30 क्लॉज 1। देखो समझो है क्या। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 माइनॉरिटीज को राइट देता है टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर educational institutions of their own choice, ठीक है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 बेसिकली माइनॉरिटीज को राइट देता है कि माइनॉरिटीज अपनी मर्जी के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उस रिस्पेक्ट में माइनॉरिटीज को थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी भी दी जाती है। ऑन द अदर हैंड, Article 21A of the Constitution provides for right to education by 6 to 14 years तक के बच्चों को स्टेट फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगा थ्रू लॉ, ठीक। और यहां पर जो लॉ पास किया गया बाद में, दैट लॉ वाज राइट टू एजुकेशन एक्ट। अब राइट टू एजुकेशन एक्ट ना ये भी प्रोवाइड करता है कि 25% जो सीट्स होंगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनको रिजर्व किया जाएगा फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। जो अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके 25% आपको सीट रिजर्व करके देनी होंगी। बट यहां पर ना थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। 2014 के अराउंड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, प्रमाती, ठीक है, प्रमाती आपका प्रमाती जजमेंट था 2014 का, जिसने एग्जेम्प्ट कर दिया कि भाई माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट को अप्लाई ही नहीं करोगे। वो क्यों हुआ वो अभी अपन समझते हैं थोड़ी देर बाद। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, जब वो कुछ हियरिंग कर रहा था, टीईटी करके एक टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी, बेसिकली टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट कराती हैं। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कूल है तो सीबीएसई टीईटी कंडक्ट कराता है, प्राइमरली 1st से 8th स्टैंडर्ड तक जो बच्चों को पढ़ाएंगे टीचर्स, उनका रिक्रूटमेंट का ये टेस्ट होता है। फिर स्टेट गवर्नमेंट्स अपना टीईटी खुद कंडक्ट कराते हैं। क्वेश्चन यही था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टीईटी कंडक्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी तरफ एक और क्वेश्चन ये था कि जो टीचर्स पहले ही अपॉइंट हो चुके थे राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के पहले, उनके ऊपर आप टीईटी अप्लाई करोगे या नहीं करोगे। बट इस केस को सुनते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व करा कि प्रमाती जजमेंट जो था आपका वो शायद गलत था, उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है। तो अपन इस एंटायर इशू को अब समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था।
So basically it is about Right to Education Act of 2009, which gives right to free and compulsory education for 6 to 14 years under Article 21A, wherein Pramati judgment is also involved, which exempted minority institutions from Right to Education Act. कि Right to Education Act को अप्लाई करना ही नहीं है, तो वो 25% जो सीट रिजर्व करनी थी आपको अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के लिए, आपको वो भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. करंट केस था wherein 2 judge bench actually questioned the correctness of Pramati judgment. अब करंट केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक्चुअली इशू पहुंचे क्या थे? तो जो अभी केस सुप्रीम कोर्ट सुन रहा था, इशू सुप्रीम कोर्ट के सामने यही था कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इज इट मैंडेटरी फॉर टीचर्स इन माइनॉरिटी स्कूल्स? ठीक है, वो माइनॉरिटी स्कूल्स जो आपके आर्टिकल 30 के अंडर स्टैब्लिश किए जा रहे हैं, उनके टीचर्स के ऊपर भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा? एंड शुड इन सर्विस टीचर्स, ठीक है, विच वर अपॉइंटेड बिफोर राइट टू एजुकेशन एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आने से पहले जो टीचर्स अपॉइंट हो गए थे, उनके ऊपर भी आप क्या टीईटी अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? आर दे रिक्वायर्ड टू क्लियर टीईटी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ देयर जॉब और प्रमोशन? बट लार्जर क्वेश्चन फिर यह भी बन गया कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पे अप्लाई किया जाएगा या नहीं किया जाएगा. तो अभी जो टीईटी को लेकर क्वेश्चन था ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो क्वेश्चन था, जो बेसिकली टेस्ट देना होता है फर्स्ट ईयर से फर्स्ट क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो टीचर्स जिनका 5 साल से कम सर्विस बचा है अभी, ठीक है, 2 सिचुएशन है. One is about continuation of job and the other one is about promotion in the job. One is about continuation in the job and the other one is about promotion in the job. तो continuation को लेकर कोर्ट ने यह कहा कि भाई जिन लोगों का 5 साल से कम का जॉब बचा हुआ है, they need not to clear TET. उन्हें TET देने की जरूरत नहीं है, बट अगर उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उन्हें TET देना होगा. ठीक है, और जिन लोगों का अभी रिटायरमेंट या सर्विस 5 साल से ज्यादा की सर्विस जिनकी बची हुई है, ठीक है, देन दे मस्ट क्लियर टीईटी विद इन 2 years टू कंटिन्यू इन देयर जॉब. और ये ऑर्डर पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमरली आर्टिकल 142 को यूज किया टू डू कंप्लीट जस्टिस. बट सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर प्रमाती के जजमेंट को भी थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा वो जजमेंट गलत था, वो जजमेंट रीजनेबल नहीं था. पॉइंट क्या था प्रमाती के केस में, समझो. अभी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि भाई आरटी एक्ट के अंडर एक प्रोविजन है जो ये कहता है कि 25% सीट्स आपको रिजर्व करनी पड़ेंगी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी के बच्चों के लिए. यस और नो? उसी चीज को चैलेंज कर दिया गया प्रमाती एजुकेशनल एंड ट्रस्ट एंड कल्चरल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 86th और 93rd अमेंडमेंट एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल तो डिक्लेयर किया, आर्टिकल 21A और आर्टिकल 15 को, ठीक, बट द कोर्ट स्ट्रक डाउन राइट टू एजुकेशन एक्ट एप्लीकेबिलिटी टू ऑल माइनॉरिटी स्कूल्स. कोर्ट ने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है आपका, ये रिजर्वेशन मैंडेट जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट का है, दिस को डिस्ट्रॉय द माइनॉरिटी कैरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. आप उनकी ऑटोनॉमी उनसे छीन लोगे, उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर आप उनसे छीन लोगे, और इस वजह से एंटायर राइट टू एजुकेशन एक्ट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. एंड दे ग्रांटेड दिस एग्जेम्पशन टू बोथ एडेड एंड अनएडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. चाहे वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेट से कुछ एड रिसीव कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, दोनों ही सिचुएशन में उन्होंने कह दिया कि इस पर्टिकुलर टाइप के एक्ट के ऊपर आप, इस पर्टिकुलर टाइप के लॉ के ऊपर, या सॉरी स्कूल के ऊपर, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट को बिल्कुल अप्लाई नहीं करोगे. एंड द कोर्ट सेड दैट कि स्टेट की ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 21A आपका एजुकेशन प्रोवाइड करने की, वो सिर्फ स्टेट की ड्यूटी है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की ड्यूटी नहीं है. एंड देयरफॉर आर्टिकल 30 विल एक्चुअली सुपरसीड, ठीक है, और आर्टिकल 30 विच इज अबाउट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, दैट विल सुपरवीन अपॉन आर्टिकल 21A. स्टेट की ड्यूटी है स्टेट को एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रमाती के जजमेंट को क्रिटिसाइज किया. उन्होंने कहा कि प्रमाती का जो जजमेंट है, अभी डिवीजन बेंच जो टीटी वाला केस सुन रही थी ना, उन्होंने कहा कि प्रमाती जजमेंट इज लीगली सस्पेक्ट, डिसप्रोपोर्शनेट एंड क्वेश्चनेबल. ठीक है, क्योंकि उसका इकलौता फोकस था अबाउट सेक्शन 12 क्लॉज 1 सब क्लॉज C, which was about 25% reservation in the educational institution.
और सिर्फ इसके बेसिस पे, इसको ध्यान रखते हुए एंटायर आरटीई एक्ट को आपने अप्लाई करने से मना कर दिया। बट कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू एजुकेशन एक्ट और भी चीजों के बारे में तो बात करता है। टीचर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कॉर्पोरल पनिशमेंट, दुनिया भर की चीजें, वो तो बहुत सारी और भी चीजें थी आरटीई एक्ट में, आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने सिर्फ रिजर्वेशन के बेसिस पे एंटायर एक्ट को बोल दिया कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में नहीं लगेगा। कोर्ट ने कहा राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ इसके बारे में थोड़ी ना है, राइट टू एजुकेशन तो इसके बारे में भी है विच वांट्स टू इंश्योर कि अगर स्टेट कुछ रूल्स बना रहा है तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के पास ये राइट होगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप चलाओ, बट आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है, आपके पास उस इंस्टीट्यूशन को मैल एडमिनिस्टर करने का राइट थोड़ी ना है, राइट। एंड अब यहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्राइमरली कॉन्फ्लिक्ट दो चीजों के बीच में है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 which is about right of minorities to establish and administer institutions of their choice, and article 21A which is about right of every child to free and compulsory education between the age of 6 to 14 years, and अब ये जो issue है वो है about the blanket exemptions given to minority schools which in turn actually harms the students right under article 21A। क्योंकि जब कोर्ट्स ने एनसीपीसीआर, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी रिपोर्ट को देखा तो कोर्ट ने देखा अराउंड 8+% बच्चे, ठीक है, आपके माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, 8% के अराउंड बच्चे। और उसकी बाद कोर्ट ने यह देखा 60 to 67% of students in the minority institutions are actually of non-minority communities। कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन तो है बट स्टूडेंट नॉन माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं मेजॉरिटी ऐसे स्कूल्स के अंडर। तो कोर्ट ने कहा यार ये तो स्कूल्स एक तरीके से अपने माइनॉरिटी के स्टेटस को, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्टेटस को मिसयूज करने की बात हो रही है, और प्रमाती जजमेंट के बेसिस पे ये चीज पॉसिबल भी हो पा रही थी। तो फिर कोर्ट ने अब सीजीआई को इस मैटर को रेफर करा है, जहां पे सीजीआई को उन्होंने कहा है कि आप एक लार्जर बेंच को क्रिएट करिए जो इन 4 क्वेश्चंस को कंसिडर करेगी। नंबर 1 कि क्या प्रमाती के जजमेंट को रिकंसिडर करने की जरूरत है, दैट शुड प्रमाती जजमेंट बी रिकंसिडर्ड। दूसरी चीज, डिड द राइट टू एजुकेशन एक्ट रियली इन्फ्रिंज ऑन माइनॉरिटीज राइट, कि राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या एंटायरली आर्टिकल 30 के राइट्स को वायलेट कर रहा था। दूसरी चीज कि डिस्क्रिमिनेशन जो एडमिशन में हो रहा है उस चीज को क्या इंपैक्ट है उसका। देन was it correct to strike down the entire right to education act for minority schools when only one section was problematic? भाई problematic section तो सिर्फ रिजर्वेशन का सेक्शन था ना, तो रिजर्वेशन के सेक्शन के बेसिस पे एंटायर एक्ट को इनएप्लीकेबल कर देना, क्या वो एक प्रोपोर्शनेट एक्शन था कोर्ट का? तो ये 4 क्वेश्चंस एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अब रेफर करें, डिवीजन बेंच ने रेफर करें सीजीआई को कि आप इन क्वेश्चंस के बेसिस पर या इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आप एक लार्जर बेंच को क्रिएट करिए। तो जो की टेक अवेज हमारे इस इशू से, दैट दिस पर्टिकुलर डिबेट हैज एक्चुअली रीओपन्ड ऑन द बैलेंस बिटवीन माइनॉरिटी राइट्स एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन राइट, then it could actually lead to possible re-examination by a larger constitutional bench wherein harmonious interpretation is sought कि भाई आर्टिकल 21 और आर्टिकल 30 क्लॉज 1 दोनों के राइट साथ में कोएग्जिस्ट कर पाए, दोनों के राइट्स कोएग्जिस्ट कर पाए। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 को आप इतना एब्सोल्यूट मानो कि बच्चों के राइट टू एजुकेशन के ऊपर आप ध्यान ना दे पाओ। बट दिस वाज अबाउट द प्रामती जजमेंट, जिसको अभी क्रिटिसाइज करा कोर्ट ने और लार्जर बेंच को रेफर करने की बात की गई। तो ये भाई हमारा इस हफ्ते का वीकली राउंडअप था, जहां 3 टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। बाकी अगर किसी को कोई इशू रह जाता है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, अपनी तबीयत वगैरह का ध्यान रखो, आराम से पढ़ाई करो, एंड आई विल सी यू सून इन अनदर सेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय।